नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 22 फरवरी 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? अभी आईपीसीसी ने अपनी 7वीं असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। आईपीसीसी लास्ट 30 सालों से ये रिपोर्ट जारी करती आ रही है। इससे पहले 6 बार रिपोर्ट जारी हो चुकी है। ये 7वीं रिपोर्ट है, इसलिए इसे AR7 कहा जा रहा है। आईपीसीसी है ना, एक चीज़ याद रखना, वो स्वयं रिपोर्ट नहीं बनाती है। आईपीसीसी खुद की रिपोर्ट जारी नहीं करती। आईपीसीसी रिसर्चर की हेल्प से रिपोर्ट बनाती है। ये एक ब्यूरो का पैनल बनाती है। ये ब्यूरो का जो पैनल होता है वो हेल्प लेता है रिसर्चर की और उनकी सहायता से ये रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट को जानने से पहले हम आईपीसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईपीसीसी एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। इसकी फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये फुल फॉर्म है इसकी आईपीसीसी की। क्या फुल फॉर्म है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक यूएन की बॉडी है। ये क्लाइमेट चेंज को असिस्ट करने का काम करती है। किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है, ये जो टारगेट है वो फुलफिल हो रहे कि नहीं हो रहे, उन सब के बारे में रिपोर्ट बनाने का काम करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मेंबर की बात करें, इसके सदस्य 195 कंट्रीज, 195 कंट्री इसके मेंबर है, इंक्लूडिंग इंडिया। भारत भी इसका मेंबर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका साइंटिफिक असेसमेंट करेगी और जो पॉलिसी मेकर है, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको ये रिपोर्ट देगी ताकि वो पॉलिसी मेकर है वो इजीली अपना पॉलिसी बना सके। इसके स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो इसके स्ट्रक्चर में एक तो आईपीसीसी ब्यूरो होता है। ये ब्यूरो क्या करता है? रिपोर्ट बनाने का काम करता है। फिर 3 वर्किंग ग्रुप होते हैं। वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, वर्किंग ग्रुप सेकंड, वर्किंग ग्रुप 3। ये क्या करते हैं? ये 3 अलग अलग वर्किंग ग्रुप होते हैं। ये अलग अलग सहायता से, अलग अलग तरीके से इसकी हेल्प करने का काम करते हैं। अलग अलग टाइम में आईपीसीसी द्वारा अलग अलग रिपोर्टें जारी की जाती है। जैसे कि एक सिंथेसिस रिपोर्ट होती है, एक मेथोडोलॉजी रिपोर्ट होती है, एक स्पेशल रिपोर्ट होती है। ये अलग अलग पर्पज से बनाई जाती है, इसे अलग अलग जारी किया जाता है। अभी क्या हुआ है, ग्लोबल स्टॉक टेक का जो समिट है, नेक्स्ट समिट, वो होने वाला है। ये ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है भाई? ये क्या होता है? क्लाइमेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना, उनसे डील करने के लिए, उन पर चर्चा करने के लिए ये ग्लोबल स्टॉक टेक का सम्मेलन होता है। हर 5 सालों में होता है। जो पहला हुआ था ना, वो हुआ था 2022 में, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं मीटिंग हुई थी ना, UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 28वीं जो मीटिंग हुई थी दुबई में, इस दौरान ये पहला हुआ था। ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक है ना, ये क्यों होता है? बिकॉज कि हमने एक टारगेट लिया था पेरिस एग्रीमेंट के तहत। हमारा टारगेट था कि हमारा जो टेम्परेचर है ना, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ऐसा हम सब देशों ने मिलकर एक टारगेट बनाया था। अब इस टारगेट पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी क्या स्थिति है, इन फ्यूचर में क्या स्थिति हो सकती है, इस सबको जांच करने के लिए, इसको देखने के लिए ये ग्लोबल स्टॉक टेक का सम्मेलन होता है, समिट होता है। हर 5 साल में होता है। पहला 2022 में हो चुका था। अब जो नेक्स्ट होगा वो 2028 में होगा। ठीक है, अब 2028 में होगा, तब जांच होगी कि जो टारगेट लिए गए थे वो पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे। बट उस पर पता कैसे चलेगा? उसके लिए कोई प्रॉपर डेटा तो चाहिए ना। तो ये डेटा कहाँ से मिलेगा? ये डेटा मिलेगा आईपीसीसी की जो रिपोर्ट होगी उसके माध्यम से ये डेटा मिलेगा। तब सारे देशों ने मिलकर आईपीसीसी से रिक्वेस्ट करी कि आप अपनी जो रिपोर्ट है ना वो हमें दे दीजिए, आप अपनी रिपोर्ट जारी कर दीजिए, जिसके माध्यम से हम आसानी से पता लगा सके कि ये क्या चल रहा है, किस प्रकार से हम अपने टारगेट की ओर अग्रसर है कि नहीं है, हम पीछे तो नहीं हट रहे, कहीं हमारा टारगेट कहीं दूर तो नहीं जा रहा। तो ये पूरा पर्पज था आईपीसीसी की इस रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब ये रिपोर्ट जारी कर दी है। इसके माध्यम से नेक्स्ट जब सबमिट होगा उस दौरान ये आसानी से फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था आईपीसीसी के बारे में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCSC के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? अभी NCSC ने अपनी रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करी, इसलिए न्यूज़ में। इसके अलावा अभी जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है उस सब के लिए न्यूज़ में। तो न्यूज़ हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे लिए ये NCSC कमीशन होता है, इसको बारे में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो NCSC कमीशन के बारे में देख लेते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक बॉडी है। आप बार बार मैं बोलता हूँ संवैधानिक बॉडी अलग, मतलब अलग अलग बॉडी होती है। जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में होता है, वो संवैधानिक बॉडी होती है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। जो एग्जीक्यूटिव होती है वो एक अपने ऑर्डर्स के द्वारा, अपनी नोटिफिकेशन के द्वारा बॉडी बनाई जाती है, वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। फिर एक होती है वैधानिक बॉडी होती है, जो कि एक एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट एक्ट पारित करके उस बॉडी को बनाते हो। अलग अलग बॉडी होती है। ये NCSC है ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान के में इसका वर्णन है। संविधान के आर्टिकल 338 मतलब 338 में इसके बारे में लिखा गया है। इसके बारे में तो आर्टिकल 338 यानी 338 में
इसके बारे में वर्णन है। ये एक संवैधानिक बॉडी है। मैंडेट क्या काम क्या करती है, ये जो है ना बॉडी, ये शेड्यूल कास्ट, हम बात करें एससी की, उसके जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है, शेड्यूल कास्ट का जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है उसको रोकने का काम करती है और उनके लिए सेफ गार्ड तैयार करने का काम करती है। साथ ही साथ में इनके जो सोशल है, एजुकेशनल है और भी राइट है उसको प्रोटेक्ट करने का ये एनसीएससी काम करती है। अब एक बार इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब इसे बनाया गया था ना तब एक ही बॉडी थी, मतलब एससी के लिए एसटी के लिए एक ही बॉडी थी। इसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ही बोला जाता था, एक ही बॉडी थी। फिर क्या हुआ, दिक्कत आने लगी क्योंकि अलग तरीके से मैनेज हो नहीं रहा था। तो इसे मैनेज करने के लिए 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1919 में, मतलब 1990 में 65वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। उसके माध्यम से ये जो एनसीएससी था और एनसीएसटी था इन दोनों को अलग अलग कर दिया। मतलब साफ है कि 1990 में 65वां संविधान संशोधन ला के जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इन दोनों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद से जो एससी के लिए बॉडी बनाएगी वो अलग कर दी और एसटी के लिए वो अलग हो गई। तो एससी के लिए थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उसको आर्टिकल 338 संविधान के आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को रखा गया और 338A में आर्टिकल 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को रखा गया। इन दोनों को अलग अलग कर दिया। कब कर दिया गया इन दोनों को अलग अलग? ये कर दिया अलग अलग इनको 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। 89वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था, इनमें अलग अलग किया था। 65वें 65वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया गया था, उसमें इनमें संघ जो मेंबर होते हैं वो ऐड कर दिए थे। मैंने पहले गलत बोला, यहाँ पर दो चीज़ें हुई थी। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था वो 1990 में, उसमें क्या किया गया था, इसमें एक्स्ट्रा मेंबर ऐड कर दिए गए थे। पहले इसमें एक ही मेंबर था, ठीक है। उसके बाद में 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में आया, उसमें बहुत ज़्यादा मल्टी मेंबर ऐड कर दिए गए, बहुत ज़्यादा मेंबर ऐड कर दिए गए। उसके बाद में इन दोनों में दिक्कत आ रही थी फिर भी, तो 89 यानी 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था। ये 2003 में जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था, इसमें एससी और एसटी का जो कमीशन था इन दोनों को अलग कर दिया था। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसको आर्टिकल 338 के तहत ये शेड्यूल कास्ट के लिए बना दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को आर्टिकल 338A में लगा दिया गया। तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब 2004 से ये लागू हो गया। तो 2004 से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो कि आर्टिकल 338 में था, ये एससी के लिए था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338A में वो शेड्यूल ट्राइब के लिए था। इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। फिर 102वां 102nd अमेंडमेंट आया था जो कि 2018 में आया था। 2018 में एक और नया संविधान संशोधन अधिनियम आया है 102nd। इसमें क्या किया गया, जो बैकवर्ड क्लासेस होती है, ओबीसी होती है, उनके लिए एक और नया कमीशन बना दिया गया था। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये ऐड कर दिया गया और इसको आर्टिकल 338B में, 338 में शेड्यूल कास्ट के लिए, 338A में शेड्यूल ट्राइब के लिए और 338B में बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इन तीनों को अलग अलग कर दिया। अभी स्थिति यही है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इनके कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है हर साल एनुअली ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। एनुअली रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देने का काम करते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो ये बीच में भी रिपोर्ट जारी कर सकते हैं। वैसे तो एनुअली रिपोर्ट जारी करते हैं, बट स्थिति आने पर ये बीच में भी रिपोर्ट जारी कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन इसका क्या होता है, कॉम्पोजिशन में एक तो चेयरपर्सन होता है, ठीक है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, ठीक है, और तीसरा होता है 3 मेंबर की टीम होती है, एक अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष और 3 मेंबर की एक टीम होती है, ठीक है। कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल प्रेसिडेंट द्वारा तय किया जाएगा, ये प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था, वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस सिस्टम। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है बुबोनिक प्लेग से संबंधित, जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। न्यूज़ में क्यों है, अभी यूएसए में बुबोनिक प्लेग की एक केस दर्ज हुआ है और इसकी रिपोर्ट आई है, इसलिए ये न्यूज़ में। न्यूज़ इतनी खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनती नहीं एग्जाम के लिए। हम देख लेते हैं बुबोनिक प्लेग के बारे में। बुबोनिक प्लेग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कारण क्या होता है, कोज क्या है इसका, इसका कोज है हर्सेनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया है, वो इसका कोज है। कोज याद है, पहले ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कारण क्या है इसका, कारण है हर्सेनिया पेस्टिस, इसका कारण है। ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब होता है एनिमल टू ह्यूमन, मतलब जानवर से इंसान में होने वाली बीमारी है। तो ये एक जूनोटिक डिजीज है। स्मॉल मैमल्स होते हैं ना, छोटे जो होते हैं ना, जो चूहे वगैरह होते हैं, उनसे ये ज़्यादा फैलती है, उनके काटने से फैलती है। अगर वो इन्फेक्टेड है तो उनसे फैलती है, ठीक है। ये बहुत ही घातक बीमारी है। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करूँ तो आज से मतलब 500 ईस्वी की बात करूँगा तो तब भी आया था, काफ़ी डेथ हुई थी। उसके बाद में 1300 के आसपास आए थे, तब भी। इसमें यूरोप की बात करूँ तो यूरोप में 33% आबादी है वो ख़त्म हो गई थी। तो इससे पहले काफ़ी बार आ चुका है। यूरोप में जब आया था ना 1300 के आसपास में, तब यूरोप की कहा जाता है कि 33% मतलब 33% आबादी है वो ख़त्म हो गई थी।
कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यूरोप की 50% आबादी खत्म हुई थी, तो बहुत ही घातक बीमारी बन गई थी उस टाइम में। उसके बाद भी आया था 1800 में आया था, 1850, 1852 और 1892 के आसपास भी आया था। भारत में और चाइना में काफ़ी असर देखने को मिला था। इससे संबंधित हमारे एक एक्ट भी आया था ना, हमने कल परसों डिस्कस किया था। तो तब क्या हुआ था कि वो एक्ट लाया गया था, उसका मेन रीज़न यही था कि बुबोनिक प्लेग है, मुंबई है, जो आज का बम्बई है और बंगाल में काफ़ी बड़ी संख्या में फैल गए थे। 10 मिलियन लोग मर गए थे उस टाइम में, ऐसी स्थिति बन गई थी। तो उन सबको रोकने के लिए वो एक्ट लाया गया था। उस एक्ट का मेन रीज़न यही था कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अब इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है, पहला टाइप होता है ना, ठीक है, पहला टाइप जिसे बुबोनिक प्लेग कहा जाता है, ये इतना घातक नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन नॉर्मल हो जाता है। अगर कोई इन्फेक्टेड जो एनिमल वगैरह आपको काटा तो आपको ये हो जाएगी, तो इसे ठीक भी हो सकता है। बट ये जो इसमें जो ब्लड होता है, जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है, ये अगर आपके ब्लड में घुस जाएगा, 3 टाइप नहीं है, 3 प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस है बुबोनिक प्लेग का, ये नॉर्मल आपको इन्फेक्टेड करने से होता है। दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, अगर ये जो बैक्टीरिया है आपकी ब्लड में घुस जाता है, तो ब्लड में घुसने से क्या होगा, ये बैक्टीरिया और थोड़ा डेंजर बन जाता है, आपको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तीसरा होता है ना स्टेज, तीसरे स्टेज में ये जो बैक्टीरिया है ना, ये पहुंच जाता है आपके लंग्स में पहुंच जाता है। पहले में नॉर्मल इन्फेक्ट किया, आप बच जाओगे। दूसरे में ब्लड में पहुंचा, और ज़्यादा थोड़ा घातक हो गया, बट ये ठीक हो सकता है। तीसरा होता है ना, वो पहुंच जाता है आपके लंग्स में, उसका कोई चांसेस नहीं है बचने का, तब सीधी डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये स्थिति बहुत ही घातक है। पहली जो स्थिति है वो ह्यूमन टू ह्यूमन में नहीं फैलता है, जो बुबोनिक प्लेग की बात करते हैं। दूसरी स्टेज है, वहाँ पर भी सेफ्टी सोमिक में भी वहाँ पे नहीं फैलता है। लेकिन ये न्यूमोनिक है ना, तीसरा स्टेज है, इसमें ये ह्यूमन टू ह्यूमन में फैलना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही घातक होता है, यहाँ पर डेथ होती है इंसान। तो इसके 3 स्टेज थी। अब इसके ट्रांसमिशन कैसे होता, फैलता कैसे है, कारक तो हमने देख लिया था, फैलता कैसे, ट्रांसमिशन कैसे होगा। इन्फेक्टेड जो भी प्लीज वगैरह है वो अगर आपको काटेंगे तो आपको हो जाएगा। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसको हो चुका है, उसके टच में आओगे तो भी हो सकता है। तो ये इसका फैलने का होता है। इसका इन्व्यूकेशन पीरियड होता है, ये 2 से 8 दिन का होता है। सिम्टम क्या होते हैं, इसमें स्वोलन लंब्स होते हैं, लिम्फ नोड्स वगैरह भी हो सकते हैं, और रेस्पिरेटरी बीमारी होती है वो भी इसके कारण, श्वसन की जो बीमारी हो सकती है। इसमें डेथ रेट है 30 से 60% है। अगर आपको हो जाती है तो मरने के चांस है, 30 से 60% मरने के चांस है इसमें। ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट, इलाज क्या है, एंटीबायोटिक है, जैसे कि सिप्राफ्लोमिसिन है, डायोक्लोसाइन है, कई प्रकार की ये इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अब टेंशन की बात नहीं, आज के टाइम में तो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल भी है, एंटीबायोटिक वगैरह भी है। वर्तमान में मेडागास्कर है, ये कॉन्गो है, पेरू है, वहाँ पर इसका देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल था बुबोनिक प्लेग के बारे में। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है सेनेगल के बारे में, न्यूज़ में क्यों है, वहाँ पर ये कुछ चल रहा है वगैरह, तो इतना हमारे लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती नहीं है। ठीक है, हम लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन देख लेते हैं। तो लोकेशन की बात करें ना, ये एक नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, नॉर्थ में और वेस्ट में पड़ता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का नॉर्दर्न वेस्टर्न अफ्रीका में ये पड़ता है। अब इसकी लोकेशन हेमिस्फीयर वाइज करोगे, कौन से अक्षांश में पड़ता है, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इक्वेटर के नॉर्थ में और वेस्टर्न साइड में, तो नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, बॉर्डर कंट्री इसकी कौन कौन से, किस किस देशों से इसका बॉर्डर लगता है, तो इसकी बाउंड्री है ना, ऊपर ये है ना, ऊपर नॉर्थ में मॉरिशियाना से लगता है, फिर एक माली से भी लगता है, फिर गैम्बिया से भी लगता है, फिर गिनी से भी लगता है, और गिनी बिसाऊ से भी लगता है। अब गैम्बिया है ना, गैम्बिया आपको दिखेगा नहीं कि गैम्बिया कहाँ पर है, गैम्बिया से बाउंड्री लगती नहीं, गैम्बिया इसके अंदर है। जैसे कि वेटिकन कैसे इटली के अंतर्गत है, वैसे ही ये गैम्बिया है, ये सेनेगल के अंदर एक छोटा सा देश है, मतलब इसी के अंदर एक बनाया गया देश है। तो ये गैम्बिया इसके अंदर देश है, इसकी कोई बाहर से आपको बॉर्डर नहीं थी कि इसके अंदर है। बाहर से बाउंड्री है वो आपकी मॉरिशियाना, माली, गिनी और गिनी बिसाऊ से बाहर से बाउंड्री दिख जाएगी। यहाँ पर एक रिवर निकलती है, सेनेगल रिवर है, वो मॉरिशियाना और सेनेगल के बीच में बाउंड्री बनाने के काम करती है। साहेल रीजन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, साहेल रीजन क्या होता है कि दरअसल ऊपरी भाग होता है, वहाँ पर तो प्योर डेजर्टिक है। ठीक है, एक साइड में सेमी एरिड है, तो उसके बीच का रीजन है। तो एक साइड में आपको फॉरेस्ट दिख जाएगा, एक साइड में सेमी एरिड दिख जाएगा, ऊपर डेजर्ट दिख जाएगा, बीच का जो भाग है वो साहेल रीजन है। ये जो सेनेगल है ना, ये साहेल रीजन का पार्ट है। यहाँ पर सेमी एरिड टाइप के वो होते हैं, ना तो ये डेजर्टिक है ना फॉरेस्ट वाला एरिया, सेमी एरिड भाग है, तो उसे साहेल कहा जाता है। ये सेनेगल है, सेमी जो साहेल का पार्ट है। ठीक है, तो ये पूरा हमने देख लिया सेनेगल के बारे में। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। तो काफ़ी प्राउड की बात है इसे डिस्कस करते हुए भी। अभी न्यूज़ में क्यों है, 19 फेब को इनकी जयंती सेलिब्रेट की गई थी। हर साल इनकी जयंती है 19 फरवरी को सेलिब्रेट की जाती है, इसलिए ये न्यूज़ में। तो इनके बारे में देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो 1630 में हुआ था। 1630 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, शिवनेरी जो फोर्ट है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था।
ये जन्मे थी भोंसले वंश है ना, उनमें इनका जन्म हुआ था। फाउंडर थी ये मराठा एम्पायर की। इनका युद्ध हुआ था आदिल शाही से, इन्होंने युद्ध हुआ था इनका, और आदिल शाही को इन्होंने प्रतापगढ़ की जो बैटल हुई थी उसमें हराकर मराठा एम्पायर की स्थापना की थी। इनको छत्रपति भी कहा जाता है, सकारता भी कहा जाता है, क्षत्रिय भी कहा जाता है, हिंदवी धर्मोद्धारक भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग टाइटल से इनको संबोधित किया जाता है। कैपिटल कहाँ थी इनकी? रायगढ़ फोर्ट में इनकी कैपिटल थी। हिल की बात करें, इनके कौन कौन से फोर्ट थी, तो रायगढ़ फोर्ट था, टोरना फोर्ट था, कुंडवाना फोर्ट था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट थे जो इन्होंने बनाए थे। इसके अलावा भी कुछ फोर्ट थे। इनकी योगदान की बात करें, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने बहुत ही अच्छे फोर्ट का डेवलपमेंट किया था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स का निर्माण किया था। इनकी जो नेवल फोर्स थी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जो पूरे मराठा एम्पायर की जो ट्रेड था उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती थी। आज की जो इंडियन नेवी है ना, वो इनसे ही इंस्पायर है। तो इनकी नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, इन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का भी निर्माण किया था। कैसे? इन्होंने रेवतवारी जो सिस्टम था उनको इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने काठी सिस्टम था उनको इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही चौथ और सरदेशमुखी। और चौथ और सरदेशमुखी क्या होता है? नॉन मराठा एम्पायर, जो मराठा के बाहर का जो एरिया है ना, जहाँ पर मराठा राज नहीं है, वहाँ उन एरिया के जो किंग होते थे, जो भी जागीरदार वगैरह होते थे, उनको 1/4 मतलब 1/4, 1 से 4, मतलब आपके पास 100 रुपये है ना, तो उसमें से 25 रुपये हैं वो मराठा राजाओं को देना होगा। नहीं दोगे तो मराठा आप पर अटैक कर देंगे। तो खुद को सेव करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए 1/4 आपको रेवेन्यू देना होगा मराठा। एक प्रकार का टैक्स है, आपकी रक्षा करने के लिए आपको 1/4 टैक्स देना होगा। इसके अतिरिक्त सरदेशमुखी क्या होता है? ये चौथा 1/4 भाग आपको देना पड़ेगा, 1/4 आपको देना पड़ेगा। और सरदेशमुखी में ये होता था आपको 10% एक्स्ट्रा, मतलब आपने एक 1/4 तो दे दिया, उसके अलावा भी आपको 10% एक्स्ट्रा भी एडिशनल टैक्स के रूप में भी देना होता है। ये सरदेशमुखी था। ठीक है, इन्होंने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाया था, कि काफ़ी अच्छा मिलिट्री के रूप में इन्होंने निर्माण किया था। और इन्होंने गुरिल्ला टेक्निक है इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही इन्होंने हिंदवी स्वराज है ना, हिंदुत्व उनकी स्थापना की थी। इन्होंने इंडियन हिस्ट्रिकल में इनका काफ़ी यूज़ हुआ था। जैसे कि तिलक महाराज थे ना, उन्होंने इनका ही नाम लेके स्ट्रगल को आगे बढ़ाया था। ठीक है, और बैटल ऑफ प्रतापगढ़ के बारे में आपने सुना होगा। ये जो बैटल हुई थी ये काफ़ी फेमस बैटल थी, बिकॉज कि यहीं से है ना टर्निंग पॉइंट हुआ था। मराठा एम्पायर का शुरुआत यहीं से होता। इन्होंने आदिल शाह को हराया और यहाँ पर से मराठा एम्पायर की शुरुआत हुई थी। गवर्नेंस की बात करें तो इन्होंने गवर्नेंस में भी अच्छा काम किया था। इन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की थी, जिसमें 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे। कौन कौन से थे? पहला पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। फिर अत्ताया भी कहा जाता जिनको। ठीक है, ये एक वित्त मंत्री थी, उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, जिसे अत्ताया कहा जाता था। फिर सचिव, सेक्रेटरी थी, और मंत्री जो कि विदेश मंत्री थी, सेनापति, ठीक है, जो कि सेना का काम संभालते थे। फिर सुमते, ये नेवल ऑफिसर थे। न्यायाधीश जो जस्टिस काम करते थे। और पंडित राव ये कल्चरल मिनिस्टर संबंधित थे। तो इन चीज़ों को याद रखना, ये हेल्प करेंगे आपके। अगर प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो ये सुमत क्या था तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और ये हो जाता अत्ताया क्या था, ये चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। अब ये आज की डिस्कशन थी। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज होमवर्क में करके आना, ट्रू और फॉल्स वाले। और कल के थे उसमें पहले मासी माता से संबंधित है। ये तमिलनाडु में त्यौहार मनाया जाता था, जी हाँ ये ट्रू है। दूसरा ऑप्शन है म्यूनिक के संबंधित 1963 में हुआ था, ये भी ट्रू है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, क्या ये आंध्र प्रदेश में? नहीं, ये तमिलनाडु में, तो ये फॉल्स है। फिर ठीक है, कोलंबिया की बॉर्डर किसके से लगती है? ब्राज़ील से, यस। वेनेजुएला से, यस। चिल्ली से नहीं लगती, ये पन्नामा से लगती है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, 2 फॉल्स है, 2 ट्रू है। फिर चिल्का लेक के बारे में 2 होमवर्क है, वो देख के आना। और चिल्का लेक से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें, चिल्का लेक पहले खारे पानी की लेक है सबसे बड़ी, जी हाँ। पहले ये भारत की रामसर साइड है, जी हाँ ये सही है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा है, तो दोनों ही सही है, तो ये आएगा करेक्ट आएगा। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या फायदे, तो इसमें ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।